हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग आईएएस। एनसीईआरटीज़ की सीरीज में आज हिस्ट्री की क्लास में चैप्टर 5 हम लोग पढ़ रहे हैं और क्लास 6 की एनसीईआरटी चल रही है। कल साइंस का वीडियो अंकिता मैम के द्वारा अपलोड कर दिया गया है और उसके बाद में ज्योग्राफी की क्लास भी आज अपलोड कर दी जाएगी। तो हिस्ट्री के एनसीईआरटीज़ और ज्योग्राफी और साइंस के एनसीईआरटीज़ के साथ साथ में पॉलिटी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी की क्लास भी कंटिन्यू रखने की कोशिश की जाएगी। आपको पूरी एनसीईआरटीज़ बीइंग आईएएस पे कंप्लीटेड मिलेंगी, ठीक है, विद इन 3 मंथ्स। तो इसीलिए आप लोग अपनी पूरी कोशिश करिए कि अपनी एनसीईआरटी सबसे पहले कंप्लीट करें, ठीक है। उसके बाद में अपनी प्रोफेशनल बुक्स को प्रायोरिटी दें, लेकिन सबसे पहले एनसीईआरटी देंगे क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे इसी से क्लियर होगा। उसके बाद में ही आप अपनी प्रोफेशनल बुक्स को समझ पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो चुनाव का दिन है, तो शंकरन ने ये कहा है कि भाई उनके नाना नानी वोट डालने जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि आज से लगभग 50 साल पहले से हम लोग क्या करते हैं कि मतलब वोट डाल करके ही अपने जो राजा हैं उनको चुनते हैं, पीएम जिसको हम बोलते हैं। और हम लोग पीएम को नहीं चुनते हैं, हम लोग विधायक और सांसद को चुनते हैं। तो वो लोग चुनते हैं चीफ मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। तो यही हम आज जानेंगे कि आज से लगभग 2-3-4 हज़ार साल पहले लोग शासक कैसे बनते थे, ठीक है। तो लगभग मान के चलो, जो आज से जो हमने चैप्टर 4 में पढ़ा है, तो वहाँ पे राजा लोग कैसे बनते थे। तो राजा बनने का मतलब यही था कि कुछ लोग उनको चुनते थे, मतलब मान के चलो 10-20-50 लोग उनको चुनते थे और वही राजा हो जाते थे, ठीक है। लेकिन लगभग 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया क्या थी कि लोग राजा कैसे बनते थे। जैसे कि मान के चलो, हालांकि राम का युग किसी ने देखा नहीं है, लेकिन हाँ, राम के युग में मान के चलो कि जब राम का युग था, ठीक है, तो तब के टाइम के जैसे जो बड़े बड़े राजा महाराजा लोग होते थे, तो वो यज्ञ करवाते थे, ठीक है। एक तरीके से कह लीजिए वैदिक काल के टाइम में तो राजा महाराजा तो बड़े बड़े यज्ञ करवाते थे। उसी में एक यज्ञ होता था अश्वमेघ यज्ञ। इसमें क्या होता था, अधिकतर लोग जानते हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। इसमें ये होता था कि एक घोड़े को राजा जो है लोगों की देखरेख में स्वतंत्र छोड़ देते थे कि भाई जाओ आप, मतलब उस राजा उस मतलब घोड़े को अगर कोई पकड़ता था, ठीक है, अगर किसी ने रोका तो वहाँ अश्वमेघ करने वाला राजा से, जो अश्वमेघ कर रहा है, उससे उसको लड़ाई लड़नी पड़ती थी कि भाई अगर आपने मेरा घोड़ा पकड़ा है तो मतलब आप हमारी जो मतलब है, आप हमारे अंडर में नहीं आना चाह रहे हो, तो ठीक है। आप अगर आप कह रहे हो कि हम आपसे ज़्यादा बलशाली हैं, हम आपसे ज़्यादा ताकतवर हैं, तो ठीक है, आप हमसे लड़ाई लड़ो और प्रूफ करो कि आप हमसे ज़्यादा ताकतवर हो। तो इसीलिए उसको लड़ना पड़ता था। और जो उस घोड़े को नहीं पकड़ता था, तो वो एक तरीके से राजा के सामने अपनी हार को स्वीकार कर लेता था कि ठीक है, हम आपके अंडर में रहेंगे। तो इसीलिए वो राजा एक तरीके से कह सकते हो बहुत ही शक्तिशाली हो जाता था, ठीक है। और ये जो यज्ञ कराया जाता था, ये विभिन्न बहुत ही विशिष्ट पुरोहितों के द्वारा संपन्न कराया जाता था। इसमें जो लोग हार मानते थे वो लोग इस यज्ञ में आते थे और जो अश्वमेध यज्ञ कराने वाला राजा था उसको वो लोग गिफ्ट देते थे। कोई भी गिफ्ट हो, जो भी मतलब उपहार लेके आते थे उनको भेंट करते थे, जो भी राजा यज्ञ करा रहा होता था। उसके बाद में इसमें क्या होता था कि राजा का एक मुख्य स्थान होता था, उसे राज सिंहासन पर बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का एक सारथी होता था, वही उसका सहचर होता था, ठीक है। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजय तथा अन्य गुणों का गान करता था। जैसे कि आपने सुना होगा, ब्रिटिश काल में ही अगर आप कोई मूवी देख लेते हैं तो कहते हैं राजाओं के राजा, महाराजा, राजाधिराज, और मतलब किंग के किंग, और ये किंग वो किंग, मतलब यहाँ के राजा वहाँ के राजा, ऐसे बोलते थे ना बहुत बड़ो। तो उसी को बोलते हैं गुणगान और विजयों का गुणगान कि इन्होंने इतने क्षेत्र जीते हैं, इन्होंने इतना मतलब धन कमाया है, इन्होंने ये किया है, इन्होंने वो किया। तो इस तरीके का गुणगान जो है उनका सहचर करता था, ठीक है। फिर राजा के सगे संबंधी लोग आते थे और खासकर उनके रानियाँ, पुत्र, और कई अनुष्ठान, छोटे छोटे अनुष्ठान करते होते थे, वो लोग मिलकर करते थे। फिर है अन्य जो राजा लोग होते थे, बस उनको सिर्फ बैठ करके बस उस यज्ञ में बस उनको बैठना होता था और कोई काम उनको नहीं करना होता था। जो राजा महाराजा लोग आते थे, जिन लोगों ने उस मतलब राजा के अंदर में अपनी हार एक तरीके से स्वीकार करते थे, तो वो लोग आते थे और बैठ करके उस राजा का जो पूरा विधि विधान के द्वारा जो अनुष्ठान होता था उसको देखते थे। फिर राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के शासन में कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लेके आते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता। मतलब पुरोहित जो हैं जिनको शूद्र मानते थे, बहुत से ऐसे अनुष्ठान होते थे कि उनको शामिल नहीं किया जाता, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक यज्ञ में उपस्थित होने वाले लोगों की सूची बनाओ। पैसे के आधार पर वहाँ कौन कौन से वर्ग शामिल होते थे, जैसे कि पुरोहित हो गए, ठीक है, और वैश्य जो जिनको विष कहते हैं वो हो गए, और जो राजा महाराजा जो कि हार मतलब मान लेते थे वो हो जाते थे, उनके पुत्र पुत्रियाँ, पत्नियाँ, रानियाँ जो होती थीं वो शामिल होते थे, ठीक है।
तो अब हम पढ़ेंगे वर्ण। आखिर वर्ण क्या होता था। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा जमुना के क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए, जैसे कि ऋग्वेद हो गया, ठीक है। ऋग्वेद के जो बाद में जो सारे रचे गए, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है, तो ये हो जाते हैं पोस्ट वैदिक, मतलब उत्तर वैदिक काल, ठीक है। फिर है पुरोहितों द्वारा रचे गए ग्रंथ जो हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान दिए हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के विधियाँ बताई गई हैं, सामाजिक नियम बताए गए हैं, ठीक है। जैसे कि फिर उस टाइम एक समूह होता था, ठीक है, कुछ समूह होते थे। समूह कैसे होते थे, जैसे कि पुरोहित हो गए, जैसे पंडित हो गए ना, वैसे ही उस टाइम होते थे योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक और मछली पकड़ने वाले और जंगल में रहने वाले लोग, ठीक है। ये उस टाइम के समूह उनको कहलाते थे हम लोग। उसके बाद जहाँ कुछ पुरोहित और योद्धा वैभवशाली, मतलब जो योद्धा होते थे वो वैभवशाली, मतलब उनके पास अधिक धन धान्य से वो परिपूर्ण होते थे। तो उसमें से कुछ कृषक और व्यापारी भी जिनके पास अच्छा खासा धन होता था, ठीक है, ये लोग धनवान होते थे। वहीं दूसरी तरफ क्या होता था, पशुपालक, शिल्पकार जो मतलब लिखते थे, श्रमिक जो मतलब लेबर हैं, मछली पकड़ने वाले लोग जो मतलब मछली पकड़ते थे, शिकारी जो मतलब शिकार करते थे, और भोजन संग्राहक जो कि मतलब भोजन का मतलब कहीं ना कहीं से पेड़ पौधों के द्वारा या पशुओं के द्वारा अपना पेट पालन करते थे, तो उनको भोजन संग्राहक कहते थे। तो वो लोग क्या होते थे, वो निर्धन होते थे, उन लोगों के पास में उतना पैसा नहीं होता था या उतना वो धन धान्य से परिपूर्ण नहीं होते थे जितना कि वहाँ के कुछ पुरोहित या योद्धा लोग होते थे। उसके बाद में पुरोहित ने जो पुरोहित मतलब वहाँ के जो ब्राह्मण वर्ग हैं, उन्होंने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें हम वर्ण कहते हैं, ठीक है। पुरोहित वहाँ का जो मतलब पुरोहित आप जानते हैं किसको कहते हैं। पुरोहित वो होता है जो राजा, जिसको एक मतलब पूरे अपने अनुष्ठान के लिए उस क्षेत्र में जो राजा अपना अनुष्ठान करवाता था, तो वो एक राज पुरोहित घोषित कर देता था कि ये राज पुरोहित हैं। अब से राज्य में जो भी अनुष्ठान होगा, जो राजा करवाता था, मतलब आम लोग नहीं, जो राजा करवाता था, उनको उनमें जो है इन्हीं पुरोहित को बुलाया जाता था। तो उन पुरोहित लोगों ने 4 वर्णों में उस जो क्षेत्र था वहाँ पे जो लोग रहते थे उन्हें 4 वर्णों में विभाजित किया, ठीक है, जिनको हम वर्ण कहते थे। 4 वर्ग में विभाजित किया जिनको हम वर्ण कहते थे, और उनके अनुसार जो प्रत्येक वर्ण के जो कार्य थे अलग अलग निर्धारित कर दिए गए। जैसे कि ब्राह्मणों का जो वर्ण था, उनका काम था वेदों का अध्ययन अध्यापन करना, यज्ञ करवाना और उनको दूसरों से उपहार मिलना, ये उनका कार्य था। और दूसरे स्थान था शासकों का, जिन्हें क्षत्रिय कहते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय कहते थे, ठीक है। उनका काम था युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। तीसरे स्थान पर थे विषय या वैश्य, इनका काम था कृषक मतलब खेती करना, पशुपालन करना और व्यापार करना, ठीक है। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ का अधिकार प्राप्त था कि भाई क्षत्रिय और वैश्य जो भी थे इनको यज्ञ आप कर सकते थे, और ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ जो ब्राह्मण ही करवाते थे, लेकिन आप यज्ञ कर सकते थे, ठीक है। फिर है वर्णों में अंतिम स्थान जो था वो शूद्र का था, ठीक है। इनका क्या काम था कि भाई तीनों वर्णों की सेवा करना, ठीक है। तब के टाइम में इनका ये काम था। आज में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आज भी चीज़ें हैं लेकिन उस स्तर पे नहीं हैं जो चीज़ें तब के स्तर पे हुआ करती थी। इन्हें कोई अनुष्ठान कराने का अधिकार नहीं था, शूद्रों को कोई भी अनुष्ठान कराया नहीं जा सक मतलब नहीं करा सकते थे, ऐसा ये था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान समझा जाता था। मतलब समझ रहे हैं कि तब की जो महिलाएं थीं वो शूद्रों के समान थीं। महिलाएं कोई भी हों, मतलब जो आम वर्ग की जो महिलाएं हैं या फिर किसी राजाओं की भी महिलाएं ना, तो राजा लोग अपनी महिलाओं को नीचा समझते थे, ठीक है। हालांकि जो प्रेम व्यवहार होता था वो बात अलग है, लेकिन जैसे कि राजा लोग जो हैं वो अगर कोई निचली जाति की या क्षत्रिय की या किसी भी महिलाएं हैं तो उनको वो शूद्र के समान ही समझते थे। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन का अधिकार प्राप्त भी नहीं था, ठीक है। मतलब ये लोग जो हैं महिलाएं और शूद्र, ये लोग वेदों को अध्ययन नहीं कर सकते थे, उनको नहीं पढ़ सकते थे, इन लोगों को बुरा और नीचे माना जाता था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था, ठीक है। जैसे कि ब्राह्मण का जन्म जो अगर किसी माता पिता के जो उनके ब्राह्मण है ना, तो वो ब्राह्मण ही होगा, ठीक है। और बाद में जैसे कि क्षत्रिय हो गए, क्षत्रिय के जो अगर उनके बच्चा हुआ है, बेबी हुआ है, तो वो भी ब्राह्मण ही क्षत्रिय माना जाएगा। शूद्र हुआ तो भी शूद्र ही माना जाएगा। तो ऐसे जो है जन्म के आधार पर जो है मतलब क्या होता था, वर्णों का निर्धारण होता था। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया, मतलब कि इनको आप छू नहीं सकते हैं। जैसे कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ने जो है शूद्र को ही छूत मान लिया। अछूत कि मतलब आप इनको छुएंगे तो एक तरीके से मतलब आप भी अछूत हो जाएंगे। तो ये तब के लोग मानते थे, ठीक है। आज तो कुछ भी नहीं है, आज तो उतना नहीं है, लेकिन जिसे देखिए आज की इसको कह सकते हैं प्रासंगिकता कि तब की जो चीज़ें हैं वो आज भी विद्यमान हैं, लेकिन वो बहुत ही कम स्तर पे हैं, बहुत ही लो लेवल पे हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे ज़्यादा भी देखने को मिल जाती हैं, लेकिन अगर नॉर्मल रूप में देखो तो हम जो मुस्लिम भाई हैं उनके यहाँ खाते हैं, जो दलित लोग हैं उनके यहाँ खाने खाने जाते हैं, जैसे कि जो नेता लोग होते हैं सब करते हैं। आज उतना नहीं है, लेकिन तब के टाइम में जो वैदिक काल में था ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है।
अछूत वर्गों में जैसे कि कौन कौन से लोग थे, शिल्पकार हो गए, शिकारी हो गए, भोजन संग्राहक हो गए, तो ये लोग अछूत माने जाते थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने जलाने का काम करते थे। इन लोगों को अपवित्र माना जाता था। इन लोगों से जो टच करना था वो एक तरीके से मनाही थी, प्रतिबंध था कि अगर आप इनको टच करेंगे तो आप भी वही हो जाएंगे। ठीक है। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। भाई एक चीज़ सभी के लिए सही तो होगी नहीं, तो इसलिए उन्होंने उन लोगों ने स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। तो भाई कुछ ऐसे राजा होते थे जो जिद्दी टाइप के थे, जो कहते थे नहीं 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 भाई, हम पुरोहित कोई नहीं है, हम पुरोहित से श्रेष्ठ हैं, ठीक है, क्योंकि हम राजा हैं। तो ये भी तब होता था। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। कुछ लोगों का ये कहना था कि भाई जन्म के अकॉर्डिंग जो अगर मतलब इनके बेबी हुआ है तो ये भी मतलब पंडित हो जाए, ऐसा सही नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच में भेदभाव उचित नहीं समझते थे, कि जैसे कि अगर व्यवसाय समझ रहे हैं, जैसे कि अगर कोई मतलब तब के लोग अगर क्षत्रिय हुए तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वो युद्ध ही लड़ेंगे, मतलब वो खेती नहीं करेंगे, तो ये लोग मतलब उचित नहीं समझते थे। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न कराने का अधिकार सभी को होना चाहिए। सही बात है। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। ठीक है, लेकिन ये कहना चाह रहे हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र जो होता था उसमें आर्थिक असमानता जो है, आर्थिक और सामाजिक असमानता बहुत कम होती थी। वहाँ पे ऐसा नहीं होता था कि मतलब स्त्रियाँ और जो शूद्र हैं उनको एकदम निचला स्तर पे दे दिया जाए, वो वेद नहीं पढ़ सकते हैं, ऐसा उधर शायद नहीं होता था। उसके बाद यहाँ पुरोहित का प्रभाव बहुत सीमित था। वहाँ पे जो पुरोहित का जो असर था बहुत सीमित था, और नॉर्थ साइड में जो पुरोहितों लोगों का था प्रभाव वो काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है। लोगों ने वर्ण व्यवस्था के विरोध क्यों किया? देखो, कोई इंसान किसी चीज़ का विरोध तभी करता है जब उसको उस वर्ग में शामिल नहीं किया जाता था। ठीक है। तो इसीलिए है जो मतलब निचले वर्ग के लोगों ने है उन्होंने इन चीज़ों का विरोध किया। जनपद क्या होते थे तब? देखिए, जनपद जो है इससे पहले क्या होता था, जो जन कहलाते थे वो जन के राजा लोग कहलाते थे। ठीक है। जन के राजा ना होकर के जनपदों के राजा अब कहलाने लगे। जनपद क्या है? मतलब जनों का जो पद है, मतलब जो बहुत से लोगों का, जैसे कि पहले क्या होता था, पहले लोग 50, 60, 100, 150 ऐसे ही होते थे, लेकिन अब जगह धीरे धीरे जगहें बढ़ने लगी, लोग बढ़ने लगे, तो जनपद भी बढ़ने लगे। ठीक है। तो लोगों के बसने की जगह भी बढ़ने लगी, तो इसीलिए तब के जो राजा होते थे, ठीक है, उनको अब जनपदों का राजा भी कहने जाने लगा। ठीक है। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है, जैसे कि दिल्ली के पास पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास अतरंजी खेड़ा, ये सब प्रमुख हैं इसमें। ठीक है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। तो खेती क्या करते थे वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। क्या तुम्हें इस सूची में कोई ऐसी फसल का नाम मिला है जिसका उल्लेख 3 में ना हुआ हो, चैप्टर जो 3 है उसमें ना हुआ हो? तो हाँ, गन्ना हो गया, तिल हो गया और सरसों हो गया, ये चैप्टर 3 में नहीं थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें से कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिलते थे जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता था। तो ये चित्रित धूसर पात्र है। ठीक है। ये बहुत ही मतलब एक पतला बनते थे, देखिए बहुत ही पतला बनाते थे ये। ठीक है, साइड में, और इसको जो है चिकना बनाते थे। ठीक है, सुंदर चिकने बनते थे ये। शायद इनका प्रयोग खास मौके पर किया जाता था भोजन परोसने में। ठीक है। उसके बाद में इन बर्तनों पर चित्रकारी भी की गई है, आमतौर पर सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में इन पे चित्रित जो चित्र हैं वो बनाए जाते थे। अब महाजनपद क्या है? देखिए, करीब 2500 साल पहले, आज से मतलब सन 2000 से पहले कोई भी अगर हम साल लेते हैं 3000 साल पहले, तो हम 2000 उसको बेस मान के चलते हैं। 2000 साल से जो सन 2000 चल रहा है ना, उससे बेस मान के चलते हैं, और उसको बेस मान करके हम 250 साल पहले, सॉरी 2500 साल पहले हम अनुमान लगाते हैं। तो कुछ जनपद जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए थे, तो उनको महाजनपद का नाम दे दिया गया। जो नॉर्मल जनपद हैं उनको जनपद ही कहते थे, लेकिन कुछ महाजनपद जैसे कि बहुत शक्तिशाली हो गए, जिनके पास बहुत ही इम्पोर्टेंट जगहें हो गई, वहाँ पे कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे इवेंट हो रहे थे, महत्वपूर्ण बहुत ही शक्तिशाली राजा वहाँ पे होते थे, तो उनको महाजनपद कहा जाने लगा। देखिए, महाजनपद मानचित्र 4 में महाजनपद कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। तक्षशिला हो गया, हस्तिनापुर हो गया, उज्जैन हो गया, कौशाम्बी हो गया, वैशाली हो गया और मगध हो गया। ये जितने भी जनपद हैं ना, इनको महाजनपद कहा जाने लगा, और ये सभी के सभी महाजनपद जो हैं काफ़ी शक्तिशाली होते थे। ठीक है। मतलब इनके जो राजा महाराजा होते थे काफ़ी पावरफुल होते थे, इन लोगों के पास बड़ी बड़ी सेनाएं होती थीं, बड़े बड़े हाथी घोड़े होते थे, तो इसीलिए इन जगहों को महाजनपद कहा जाने लगा।
अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी भी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी और इनके चारों तरफ लकड़ी, ईंट, पत्थर की ऊंची-ऊंची दीवारें बनाई गई थीं। क्योंकि ऐसा लगता था कि भाई ये क्यों किया जा रहा है? देखिए, अगर आप अपने घर की किलेबंदी करते हैं तो किसी से मतलब रक्षा करने के लिए, या फिर जो आस पड़ोस के जो मतलब जो हमारे घर में लोग रह रहे हैं वो बाहर ना जा पाएँ ज़्यादा, इसलिए करते हैं, या अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं, आसपास के लोग, वो हमारे घर में मतलब झांक झूंक ना कर पाएँ, तो इसीलिए किलाबंदी करते थे। तो ये किलाबंदी जो होती थी, ये राजा महाराजाओं को अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए की जाती थी। ठीक है, इस किले के अंदर जो लोग होते थे उनका उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। मतलब जो किलेबंदी के अंदर जो लोग रहते हैं उन पर जो नियंत्रण रखना भी महाराज के जो मतलब राजा महाराजा होते थे उनके द्वारा आसान हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवारें बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता पड़ती थी, लेबर की आवश्यकता पड़ती थी, खूब सारे पैसों की आवश्यकता पड़ती थी। स्त्री पुरुष और बच्चे मिलकर के इन बड़ी बड़ी दीवारों को बनाते थे और खूब सारे संसाधनों की आवश्यकता पड़ती थी। ठीक है, तभी तो आप दीवारों को बना पाएंगे, और दीवार इतनी जल्दी तो बना नहीं पाएंगे कि भाई एक साल में दीवार बन गई। सालों लगते थे दीवार बनाने में, 2-2 3-3 4-4 साल लगते थे पूरी पूरी दीवार बनाने में, पूरी पूरी किलाबंदी करने में। अब के जो राजा लोग थे वो सेना रखते थे। ठीक है, सेना रखते थे और सिपाहियों को नियमित वेतन देते थे। कब की बात कर रहे हैं हम लोग? लगभग आज से 3000 साल पहले, मतलब 2500 साल पहले। ठीक है, कुछ भुगतान करते थे, वो सिक्कों में भुगतान करते थे। ठीक है, अब इसमें ये देखिए, ये दीवार है। ठीक है, ये जो दीवार है ये कौशाम्बी किले की दीवार है ये। ठीक है, और यहाँ यह जो चित्र है ये आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। ये अवशेष है। ठीक है, इसका जो मतलब निर्माण है वो लगभग 2500 साल पहले हुआ था। ठीक है, ये ऐसी दीवार, मतलब कितनी लंबी दीवार है, लंबी दीवार है काफ़ी। तो ऐसी दीवार होती थी। उसके बाद अब कर, कर क्या होता था, किस तरीके से कर क्यों स्टार्ट हुआ, ये कैसे नाम मिला इसको? देखिए, जब महाराजा लोग हैं, जो राजा लोग हैं, महाजनपद के जो राजा लोग थे, वो विशाल विशाल किले बनवाते थे, बड़े बड़े किले बनवाते थे, बड़ी बड़ी सेनाएं रखते थे। तो उनको भाई अब पैसों की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि जिसके लिए आप सेना रखोगे सुरक्षा के लिए तो उनको आपको सैलरी तो देनी पड़ेगी। तो इसके लिए उनको कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। तो कर्मचारी के माध्यम से वो लोग कर कलेक्ट करवाते थे। ठीक है, कर कैसे वो वसूलते थे और कैसे वो किस किस पे वो कर लगाते थे? देखिए, फसलों पे वो कर लगाते थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक थे। ठीक है, और उन कृषकों के माध्यम से वो 1/6 भाग वो उनसे कर के माध्यम से लेते थे, जिसे हम लोग भाग कहते हैं। ठीक है, तब के टाइम में उस कर के हिस्से को भाग कहा जाता था कि भाई ये भाग राजा को पहुंचाना है। कारीगरों के ऊपर भी टैक्स लगते थे जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। इसमें ये होता था कि एक दिन आपको राजा के यहाँ काम करना ही पड़ेगा, महीने में एक दिन आपको राजा के यहाँ काम करना पड़ेगा। पशुपालकों के माध्यम से जो लोग होते थे, जो जानवरों को पालते थे, उनसे भी टैक्स लेते थे। व्यापारियों से भी टैक्स लेते थे खरीदने बेचने के रूप में। आखेटक और संग्राहकों से भी जो जंगल से वस्तुएं मिलती थी उनको, तो वो कुछ वस्तुएं राजाओं को देनी पड़ती थी। आखेटक और खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते होंगे? जैसे कि मान लीजिए कोई फल मिला है, ठीक है, कोई पौधा अच्छा मिला है, या फिर कोई जड़ी बूटियाँ मिली हैं, तो वो राजाओं को देते थे। ठीक है, अब कृषि में परिवर्तन आ गया। देखिए, आज से कम जो हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा है, उसमें क्या होता था कि मतलब जो हम जैसे कि गेहूँ उगाते थे, तो वो क्या करते थे, गेहूँ को बचा कर रखते थे और गेहूँ को फिर ऐसे ही जा करके मतलब दबा देते थे, और फिर उसमें से क्या होता था, कुछ गेहूं के जो बीज होते थे खराब हो जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ, और तब के टाइम में क्या होता था कि जो लकड़ी के फावड़े होते थे, ठीक है, आज से बहुत साल पहले, जबकि हम लोग चैप्टर 3rd या 2nd में पढ़ा है, तब के टाइम में जो हमने पढ़ा था तो उसमें क्या होता था, लकड़ी के फावड़े होते थे। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यहाँ पे ऐसे करके ऐसे फावड़ा होता था, आपने देखा होगा, खिलौना था वो, समझ में आ रहा है आपने अगर पढ़ा होगा तो? तब के क्या होते थे, लकड़ी के फावड़े होते थे, और उसके बाद में अब क्या थे, अब लोहे के फावड़े होने लगे। तो लोहे के फावड़े होने से, लोहे के फाल होने से मतलब ज़मीन आसानी से खुद जाती थी, आसानी से ज़मीन को जोता जा सकता था। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, फसलों की उपज बढ़ गई, मतलब अधिक से अधिक जो है खाद्यान्न उत्पन्न होने लगा। तब के क्या करते थे हम, मतलब धान को उपजाने के लिए हम ऐसे ही छिड़क देते थे, धानों को ऐसे ही डाल देते थे, तो उसमें से कुछ जो बीज होते थे धान के वो ख़राब हो जाते थे। लेकिन हम अब क्या करने लगे, अब धान की पौध लगा करके उनका उसके बाद रोपण करते हैं, जैसे कि आज के टाइम में होता है। पहले की तुलना में अब जो पौधे थे वो ज़्यादा जीवित रहने लगे, लेकिन इसमें मेहनत बहुत पड़ती थी। ठीक है, तो मेहनत में कौन कौन से लोग मेहनत करते थे, दास दासी, भूमिहीन खेतिहर मजदूर, जिनके पास भूमि नहीं होती थी अपनी, तो वो लोग कृषि करते थे राजा के लिए। ठीक है,
सूक्ष्म निरीक्षण क्या है ये? तो सूक्ष्म निरीक्षण मतलब लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था, तो इसीलिए हम उसको महाजनपद कहने लगे थे। गंगा और सोन नदियाँ जो है मगध से होकर के बहने लगी थी, मतलब बहती थी। यातायात, जल वितरण और ज़मीन जो है, इन सब जो उस जगह के मतलब ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़ करके उन्हें प्रशिक्षित करके और सेना में काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने की लकड़ी भी मिलती थी। इसके अलावा उस क्षेत्र में जो लौह उत्पादन, जो लौह अयस्क की जो खदानें थीं, वो मिलती थी। तो मजबूत हथियार, औजार बनाने में हम लौह का प्रयोग करते थे तब के टाइम में। फिर क्या था, मगध के दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार, अजातशत्रु हुए थे। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव कोशिश करते थे कि मैं अधिक से अधिक जनपदों को जीतूं और क्या नाम मतलब हमारा जो क्षेत्र है, जो हमारा हमारा राज्य करने वाला जो क्षेत्र है वो बढ़े। ठीक है। उन्होंने अपने नियंत्रण का जो क्षेत्र है उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया, मतलब वहाँ तक के जो क्षेत्र है उन्होंने इस क्षेत्रों को जीत लिया। उसके बाद में बिहार में राजगृह हो गया, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही राजगृह। ठीक है। बाद में पाटलिपुत्र मतलब आज का जो पटना है वो राजधानी बन गया। कहाँ का? बिहार का। आज से 2300 साल पहले की बात है कि जो सिकंदर राजा, मैसेडोनिया का जो राजा सिकंदर होता था, वो विश्व विजय करना चाहता था, लेकिन पूरी तरह सफल ना होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप के व्यास नदी के किनारे पहुंच गया। व्यास नदी कहाँ पे है बताइए? व्यास नदी क्या है? ऊपर हरियाणा के साइड में। ठीक है। तो जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया कि भाई मतलब वो इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास में बहुत ज़्यादा पैदल सेना, रथ, हाथी, ये सब चीज़ें जो थी वो भारतीय जो राजा लोग होते थे उनके पास बहुत ज़्यादा होते थे। तो वो लोग जो सिपाही थे वो डर गए और वो आगे बढ़ने से उन्होंने मना कर दिया। तो जो सिकंदर था वो वहीं से वापस लौट गया। देखिए, गण क्या होता है? गण शब्द का जो प्रयोग है वो कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। जैसे कि मान के चलिए एक समूह में 50 सदस्य हैं तो उसको कह देते हैं कि ये गण है। ठीक है। संघ क्या होता था? संघ मतलब संगठन या सभा। जैसे कि मान लीजिए चलिए सभा होती थी, मतलब 20-25 लोगों की जो सभा होने लगी तो उसको हम कहते थे संघ है ये। ठीक है। 20-25 लोगों का ये संघ है या संगठन है या सभा है। वज्जी क्या है? वज्जी जो है एक जो मगध क्षेत्र था उसी के जस्ट पड़ोस में एक जनपद था। ठीक है। जिसकी राजधानी क्या थी? वैशाली। यहाँ पे एक अलग डिफरेंट वे में एक सिस्टम होता था, शासन व्यवस्था होती थी जिसे गण या संघ कहते थे। तो गण या संघ में कई शासक होते थे। ठीक है। एक है तो पूरा पैनल, इसको हम बोलते हैं, पैनल होता था। वो लोग आपस में विचार विमर्श करते थे। वो उसमें से सभी लोग थे ना, वो सभी एक तरीके से राजा कह सकते हो, अपने आप को मानते थे। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों में एक साथ संपन्न कराते थे। विभिन्न अनुष्ठानों को मतलब एक साथ में संपन्न कराते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए क्या करना है क्या नहीं करना है ये डिस्कस करते थे। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। जैसे कि भाई अगर कोई अटैक हो गया है तो वो जो 10-20 लोग होते थे वो एक सभा तुरंत बुलाते थे, आपातकाल बैठक बुलाते थे और उसमें से आपस में एक जो मेन निर्णय निकलता था, मेन जो डिस्कशन, जो मेन रिजल्ट निकलता था, उसका जो उसको हम लोग उसको वो लोग इम्प्लीमेंट करते थे कि भाई इस पे हम लोग डिसाइड हुए हैं तो ये करना है कि भाई पीछे से अटैक करना है या आगे से अटैक करना है या भाग जाना है यहाँ से। इस तरीके से चीज़ें हुआ करती थी। तब के जो पैनल पूरा होता था वो इन चीज़ों को डिस्कस करता था। स्त्रियाँ, दास, कम्मकार समझ रहे हैं? वही जिनको अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जो मतलब जो क्या बोलते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं होता था। जैसे देखिए ये कम्मकार होते हैं। मजदूर, जो खेतिहर मजदूर हैं उनको कम्मकार करते थे, मतलब जो लेबर एक तरीके से जिनके पास कोई काम नहीं होता था उनको कम्मकार कहते थे। तो कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। तो ऑफ कोर्स वो हिस्सा नहीं लेते होंगे क्योंकि ये राजा महाराजा लोग थे भाई, सब कोई जो है इसमें भाग लेते थे और पुरुष ही इसमें होते थे, स्त्रियां होती भी नहीं थी। ठीक है। फिर क्या है, बुद्ध तथा महावीर, जिसके बारे में हम लोग चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिला है। बौद्ध साहित्य जो है उसको अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिला है। मतलब बहुत ही एकदम से ऐसे मान के चलिए कि मतलब एकदम से ऐसा लगेगा कि हाँ आज के टाइम में या बहुत ही अभी हाल ही में वो चीज़ें हुई हैं। देखिए, वज्जी संघ का वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय जो है एक प्रसिद्ध बौद्ध संघ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं और इसको करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उसको हम नहीं पढ़ेंगे, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है।
फिर क्या है, कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। जैसे संघ मतलब समझ रहे हो, संघ यही वज्जी संघ हो गया, जो जनपद होते थे, इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। मतलब लोग जीतना चाहते थे, अटैक करके उनको अपने राज्य में मिलाना चाहते थे, लेकिन फिर भी वो 1500 सालों तक आज से चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त करके उन्हें अपने राज्य में मिला लिया, लेकिन फाइनली फिर भी 1500 साल तक वो चले, लेकिन उसके बाद में फिर वो नहीं अपने आप को हैंडल कर पाए। तो जो गुप्त शासक थे और उनको उन गुप्त शासकों ने मतलब हम आक्रमण करके गण और संघ को पर विजय प्राप्त करके अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि अपने एटलस में यूनान और एथेंस को खरीदो। देखिए, अगर आप एटलस खरीदना चाहते हैं तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ऑक्सफोर्ड एटलस आता है, वो एटलस आप खरीद लीजिए, वो काफ़ी अच्छा एटलस है। ठीक है, तो एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की थी, जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते थे। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। ठीक है, वहाँ के सभी 30 साल से ऊपर, 30 साल से जो ज़्यादा लोग होते थे उनको नागरिकता प्राप्त थी, लेकिन वो दास ना हो। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर कम से कम 40 सभाएं करती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे, दास भाग नहीं ले सकते थे। जो नागरिक जिनको सिटीजनशिप वहाँ की मिली थी वही इसमें भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियाँ लॉटरियों द्वारा की जाती थी। मतलब वहाँ पे तब लॉटरी सिस्टम था कि लॉटरी में अगर किसी को राजा बनाना है तो वही, या किसी को महत्वपूर्ण पदों पे या किसी को होम मिनिस्टर बनाना है तो लॉटरी निकाल देते थे। उसमें जिसकी पर्ची में होम मिनिस्टर लिख के आ जाता था वही जो है होम मिनिस्टर बन जाता था। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। ठीक है, औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। औरतों को वैदिक काल में भी, मतलब उस टाइम में भी, जो अभी हम लोग जो पढ़ा उस टाइम में भी उनको एक शूद्र के इक्वल में माना जाता था। ठीक है, तो वही चीज़ जो है एथेंस में भी हुई थी। देखिए, उस टाइम में महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, बहुत ही मान के चलो उनको बहुत ही एकदम नीचे कैटेगरी में माना जाता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिकों के अधिकार नहीं मिलते थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी अधिकार नहीं मिलते थे। तो किस किस को अधिकार नहीं मिलते थे? तो हो गया औरतों को, वहाँ पे काम करने वाले विदेशियों को, और वहाँ पे जो खादान, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में जो दास होते थे उनको अधिकार नहीं मिलते थे। तो अब इसको पढ़ने के बाद में अब आप बताओ, क्या एथेंस में वास्तव में जनतंत्र था? तो इसको आप कमेंट करके नीचे आप बता सकते हो कि एथेंस में क्या था। ठीक है, अब आपने अगर इतना पढ़ा है तो आप इतना बता भी सकते हो कि एथेंस में वास्तविक में जनतंत्र था या नहीं था। ठीक है, तो अब आपने राजा पढ़ा है, राजा क्या होता था, अश्वमेध यज्ञ क्या होता था, वर्ण क्या होते थे, जनपद क्या होते थे, महाजनपद क्या होते थे, किलेबंदी क्या होती थी, सेना क्या थी, कर क्या था, पौधरोपण क्या था, गण अथवा संघ क्या था, प्रजातंत्र क्या था। तो ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं उनको हम लोग पढ़ लेते हैं। नए शासक बनना कब से स्टार्ट हुए, मतलब जो नए शासक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा तो कब से थे? लगभग 3000 साल पहले। महाजनपद कब से हुए? लगभग 3000 साल पहले। सिकंदर का आक्रमण कब हुआ? ठीक है, वो लगभग 2300 साल पहले। गण या संघ राज्यों का अंत कब हुआ? तो वो लगभग आज से 1500 साल पहले। ठीक है, तो आज का चैप्टर 5th जो है वो कंप्लीट हो गया है, और आई होप कि आप सब लोग जो हैं इसको पूरा पढ़ेंगे। देखिए, एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे तभी उसके बाद में आप कॉन्फिडेंट हो पाएंगे कि यार हाँ, एनसीईआरटीज़ ख़त्म हो गई हैं, अब हमको प्रोफेशनल जो बुक्स हैं उनको अच्छे से रीड करना है और वो आपको अच्छे से समझ में आएगी। ट्रस्ट मी, अगर आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर ले रहे हैं, एनसीईआरटीज़ आपको एक बार में समझ में आ जा रही, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो मेरा वीडियो है ये एक बार में ही देखना पड़े। ठीक है, इसलिए मैं एनसीईआरटीज़ को बहुत ही ढंग से, बहुत ही पॉइंट बहुत ही बेसिक से समझा रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए आपको एनसीईआरटी ढंग से पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है और आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, और एनसीईआरटीज़ की सारी वीडियोज़ को कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।